हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अगर कुछ सवाल था। बहुत सारे दिव्यांगों को कहा जा रहा है कि पेंशन जो हमने बढ़ाया, बहुत सारे नेता जो है कि फिर अगल बगल के तो सारे नेता कह रहे हैं कि पेंशन हमने बढ़ाया, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। तो इस पे सारे दिव्यांगों को या वृद्धा को या विधवा को से पैसा लिया जा रहा है कि हमने बढ़वाया, मुझे पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा पेंशन बंद हो जाएगा। क्या ये सही बात है कि पेंशन वो बंद करवा सकता है? अरे ये लोग पेंशन लेने भी देगा बिहार के लोगों को कि नहीं लेने देगा, ये तो समझ में नहीं आता है। अभी पहली बार पेंशन मिला नहीं कि हाय तौबा मचाया हुआ है कि हमने बढ़ाया तो हमने बढ़ाया तो हमने बढ़ाया। लेकिन इसको कोई बढ़ा सकता है संवैधानिक तौर से तो वो राज्य का मुखिया बढ़ा सकता है, दूसरा तो कोई नहीं बढ़ा सकता है। इसको इस तरीके से समझो, पहले भी ये मुखिया थे, जिस समय 200 रुपया मिलता था, जिस समय 400 रुपया मिलता था, उस समय भी ये मुखिया थे, ग्राम सेवक थे, तमाम चीज थे। तो इन्होंने कैसे बढ़ा दिया? यहाँ तक कि भारतीय संविधान जो है वो प्रत्यक्ष संविधान है, उसमें सभी चीजें प्रत्यक्ष रूप से है। तो कई बार नेता प्रतिपक्ष भी ये सवाल उठाए या फिर विधानसभा का विधायक भी सवाल उठाया विधानसभा के अंदर, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री की रजामंदी नहीं हुई तब तक ये पेंशन नहीं बढ़ा। ये उस समय कहाँ थे? ये मुखिया उस समय कहाँ थे? ये ग्राम सेवक उस समय कहाँ थे जिस समय 200 रुपया मिलता था या 400 रुपया मिलता था? उस समय भी तो ये मुखिया थे, उस समय भी तो ये ग्राम सेवक थे। इन्होंने कई बार, कितनी बार इस बात को उठाया है। हमको तो लगता है कि कोई मुखिया ने उठाया भी नहीं होगा कि ये पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन सरकार का काम है, इसलिए हम विधानसभा में कुछ नहीं उठवा सकते हैं। कई कई को विधानसभा का जो विधायक होता है उसने क्वेश्चन उठाया तो वो क्वेश्चन निरस्त हो गया। तो मुखिया को औकात में कहाँ से है कि मुखिया और ग्राम सेवक दे देगा? और इन्हीं लोग के भ्रष्टाचार के कारण तो ये पैसा जो है वो अकाउंट में आया, इसी सब के भ्रष्टाचार के कारण ना। कि ये नेता है और छोटे नेता है, और नेता तभी कोई बनता है जब उसका नौकरी लेने का एज खत्म हो जाता है। और नेता बनने का प्रमुख कारण यही होता है कि पैसा का उगाही करें। तो ठीक है कि आप पैसा का उगाही कर रहे हैं। बिहार में तो भ्रष्टाचार जो है वो अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ है। हम ये कह सकते हैं ना कि वर्तमान की परिस्थिति जो है उसमें भ्रष्टाचार जो है मिट्टी से जुड़ा हुआ है। लेकिन मिट्टी से जुड़ा हुआ भी है तो यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे मुखिया कहते हैं कि इस पेंशन को हमने दिल्ली जाकर बढ़ाया। तो हम ये पूछना चाहते हैं उस मुखिया से, उस ग्राम सेवक से, उस सारे व्यक्ति से कि नेता प्रतिपक्ष का औकात नहीं है बढ़ाने का। कई बार हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठवाया विधायकों से, उनका औकात नहीं है कि वो उस पेंशन को बढ़ा सके। खुद इस पर जवाब देते हुए मदन सहनी ने कई बार अपनी असमर्थता जताई, जब तक कि मुख्यमंत्री का हरा झंडी नहीं मिल गया। और ये पेंशन तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं ना, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो लेकिन मुख्यमंत्री। सर लेकिन सर यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, बीच का बिचौलिया नेता जो कहते हैं कि आपको हम पेंशन बंद करा देंगे, नहीं तो पैसा दीजिए। तो क्या हमको ये स्पष्ट कीजिए कि आप पेंशन को बंद करा सकता है बिचौलिया या नहीं?
हम आते हैं इस क्वेश्चन पर भी आते हैं, इस क्वेश्चन पर भी आते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर दे कि ये केंद्र सरकार का बात है ही नहीं। इसमें जब भी हो सकता है तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व और राज्य के मुख्यमंत्री अपने कोषांक को देख के दिशा निर्देश देंगे। और कई बार क्योंकि हम लगभग 400 से 500 सेंट्रल गवर्नमेंट का और 500 से 600 बिहार गवर्नमेंट का लेटर मेरे पास पेंशन से रिलेटेड है। और आपको अगर शक है इस बात का तो आप मेरा गाड़ी नंबर ले लीजिए और लेटर नंबर ले लीजिए। जो गाड़ी विधानसभा में एंट्री होता है, मैंने 20 बार इस पेंशन को लेकर व्यक्तिगत सवाल खड़ा किया था। विधानसभा में गए थे, विधायकों से खड़ा करवाया, तमाम जगह खड़ा करवाया। जब तक मुख्यमंत्री की रजामंदी नहीं हुई तब तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी, अब नेता प्रतिपक्ष कौन है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब आएगी तब ये पेंशन बढ़ेगा। तो उन लोगों का औकात है ये नहीं है। तो ये जो मुखिया है या सेवक है जो कहते हैं कि हम पैसा दो नहीं तो पेंशन बंद कर देंगे, इन्हीं के दमनकारी नीति के कारण तो ये जो सिस्टम बना था कि अब बिचौलियों को हमारी योजना और परियोजना से हटाया जाएगा। और इसीलिए तो पारदर्शिता लाने के लिए हमारा जो पैसा है वो अकाउंट में ट्रांसफर होने लगा। क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण ये लोग 200 रुपया मिलता था तो 100 रुपया रखते थे, 100 रुपया देते थे। 6 महीना का पेंशन देते थे तो 3 महीना का पेंशन नहीं देते थे। तो इन्हीं लोग के मनमानी के कारण अब तो ये सिर्फ वो पदाधिकारी हो गए हैं कि इनको सत्यापित करना है कि फलाना दिव्यांग जो है वो आपके वार्ड या आपके गांव का सदस्य है कि नहीं, और उनका पेंशन चालू है तो उनका पेंशन कैसे बंद करवा सकते हैं। ये लोग इस पेंशन को आने भी देंगे या पेंशन को उधर ही समाप्त कर देंगे। ये तो विकास में इतने बड़े बाधा है कि इनको बनाया जाता है लोगों का विकास करने के लिए, लोगों का उत्थान करने के लिए। और ये उसी लोग से दमनकारी नीति से जो पैसे का उगाही कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे व्यक्ति जो इस पर दावा ठोक रहे हैं, तो हमसे भी बड़का दावा कोई ठोक सकता है का। हमारा तो 4 महीना पहले का मानवाधिकार आयोग का, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार और खुद पटना के मानवाधिकार ने सामाजिक कल्याण विभाग को बुलाया था 4 महीना पहले। उसके बाद हम मुख्यमंत्री सचिवालय का 2 महीना पहले का लेटर दिखा देंगे जिसमें पेंशन को बढ़ाने की बात कही गई थी। लेकिन हम लोग ने निवेदन किया, जो काम किए वो काम मुख्यमंत्री ने किया और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए इन सारी चीजों को किया। और जितने भी जीवी वर्ग के व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो संविधान से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने यह माना कि इसमें प्रमुख योगदान मुख्यमंत्री का है। कई बार केंद्र ने आके बैठक भी किया कि आप बढ़ा दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री की असमर्थता के कारण नहीं बढ़ पाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को जब लगा कि ये बढ़ना चाहिए तो बढ़ा। अब इसमें छोटे मुठिया नेता, कुछ एनजीओ वाले अपना रोटी सेक रहे हैं, जो गलत है। यहाँ हर 5 कोस पे पानी बदल जाता है, हर 5 कोस पे पानी बदल जाता है। इन लोगों को चित्र और चरित्र से समझौता नहीं करना चाहिए। ये लोग अगर दिल्ली गए भी तो वो गए होंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय में कि समाज कल्याण मंत्रालय में। और समाज कल्याण मंत्रालय दिल्ली तो कह दिया कि हम पेंशन यहाँ से बढ़ा ही नहीं सकते। हम कई बार, कोई ऐसा चैनल नहीं है, कोई ऐसा कार्यालय ही नहीं दिल्ली से लेकर बिहार तक जिसको छोड़े हो।
400 से ज्यादा आवेदन सिर्फ पेंशन से रिलेटेड है। और हमको नहीं लगता है कि जितना बार हमारा एंट्री हुआ है विधानसभा के अंदर, चाहे हमने विधायकों से जो क्वेश्चन करवाया उतना क्वेश्चन कोई नहीं किसी ने करवाया होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने सिर्फ ध्यान आकर्षित करवाया, और जिन्होंने एक आवेदन तक नहीं दिया, समाज का उत्थान तक नहीं किया, वो गरीब दुखिया को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मुखिया बने थे, इसीलिए ग्राम सेवक बने थे कि जब ग्राम सेवक बन जाएंगे तो जो अनपढ़ और अयोग्य दिव्यांग होंगे उनको भय पैदा करके उनसे पैसे का उगाही करेंगे। ये कब तक चलेगा बिहार में? यह वही लोग हैं जो मोबाइल पर वायरल कंटेंट को देखकर ये कहते हैं कि ये कार्य हमने किया है और उससे इनको पैसा का उगाही हो जाए। हमको तो लगता है कि भारत का लोकतंत्र जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई चीज छिपा हुआ नहीं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे मुखिया के पास नेशनल स्कॉलरशिप जो दिव्यांगों का है वो पड़ा हुआ है और उसको सत्यापित करके देना है, वो आज तक नहीं दे पाए। दिव्यांग विवाह वाला बहुत सारा कार्य है जो आज तक नहीं हो पाया है, बहुत सारा कार्य है। लेकिन जैसे ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाने की बात कही और महज 700 रुपया बढ़ा, उस समय से इन्होंने लोगों के बीच जाकर भय पैदा करना आरंभ कर दिया। हमको तो लगता है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता थे, अगर वो भी इनके समक्ष आ जाए तो ऐसा इन्होंने घिनौना कार्य बिहार में आरंभ कर दिया है कि उनको भी झुठला दे और कहे कि संविधान का निर्माण आपने नहीं, संविधान का निर्माण हमने किया है और ये आप झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार का परिवेश है और जिस प्रकार का सारा गतिविधि है, और इन्हीं से बचने के लिए तो सारे प्रतिक्रिया को अकाउंट में किया गया, तो चोर कैसे जोर से बोल सकता है, उसका भूतपूर्व उदाहरण, अनोखा उदाहरण बिहार में मिलता है। और सबसे निंदनीय बात कि जो आदमी का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि कोई भी व्यक्ति है जो शरीर से चल नहीं सकता है, शरीर से अथी नहीं कर सकता है, वो बीमारी ग्रसित है, वो समाज के आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ है, उसको तो मदद करना चाहिए। एक दिन आप भी सक्रिय, आप भी निष्क्रिय होइएगा। और वैसे व्यक्ति से जब आप अमानवीय जो कार्य आपने किया ही नहीं, जो कार्य आप कर ही नहीं सकते, किसी का अकाउंट आप बंद ही नहीं कर सकते, ये भय पैदा करना काफी निंदनीय है। और इस पर बिहार सरकार को एक बार विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे विकास में सबसे बड़े अवरोधक है। और जिसको हम लोग नेतृत्वकर्ता बना के बैठे हैं, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, तो समाज का विकास कैसे होगा? भाई, इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है कि किस व्यक्ति का क्या अधिकार क्षेत्र है? वो तो लिखा हुआ है, वो तो वर्णित है, वो तो सब चीज लिखा हुआ है कि क्या क्या किसको अधिकार दिया गया है, कौन क्या चुनाव जीतेगा तो कितना अधिकार उसको मिलेगा। फिर भी कोई अगर सफेद झूठ बोल रहा है और आपके नेतृत्वकर्ता बनकर, आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करने का ढोंग करता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका पतन का प्रमुख कारण भी वही है। अभी मुखिया, वार्ड सेवक और तमाम व्यक्तियों का क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या है,
क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मान लेते हैं 30% जनसंख्या नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन और जो जनसंख्या है, बचा हुआ जनसंख्या, वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो सारी बातों को जानता है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से पढ़िए ना, और उसके बाद मूल्यांकन कीजिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहता है, और जो ही लाभ उठा सके वो उठाना चाहता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो मुखिया चाहे जो ग्राम सेवक इस बात को बहुत प्रमुखता से रख रहे हैं और पैसा कमाने का जुगाड़ पैदा कर रहे हैं, वो मुखिया और ग्राम सेवक का आज बच्चा दिल्ली पंजाब जाकर कमाने के लिए बेबस क्यों है? क्योंकि एक ही घर से तो एक ही मुखिया और एक ही ग्राम सेवक, एक ही वार्ड सेवक बन सकता है। उसके अलावा उसका बच्चा आज दिल्ली पंजाब में कमाने के लिए बेबस क्यों है? और वैसा व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हारे लिए राज्य में इन सारी सुविधाओं का बहाल कर दिए, पेंशन बढ़ा दिए, तो ये झूठ नहीं तो क्या है?